कार्य संचालन में एवं विधायी प्रक्रिया का। तो इसके पहले 2 वीडियो हमने बनाया कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया पे, तो उसमें 60 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर चुका था। अब देखते हैं 61 क्वेश्चन। तो 61 क्वेश्चन क्या है, संघ की सरकार यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा ऑप्शन है, भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। तो दूसरा ऑप्शन सही है और पहला गलत है। तीसरा क्या कह रहा है, लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। तो ऐसा कुछ नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, तो सिर्फ 2 सही है इसमें। तो कौन सा है, ऑप्शन सी सही है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। बजट तैयार करने की प्रमुख जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य। बजट तैयार करने की प्रमुख जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की होती है, न कि राजस्व विभाग की। वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग विगत वर्षों में राजस्व संबंधी आंकड़ों के संदर्भ में आने वाले वर्ष के लिए राजस्व का अनुमान तैयार करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) में संचित निधि का प्रावधान है। संसद की अनुमति के बिना संचित निधि से कोई धन निकाला नहीं जा सकता। ठीक है, संसद की अनुमति के बिना संचित निधि से कोई धन निकाला नहीं जा सकता। अनुच्छेद 266(2) में लोक लेखा प्रावधान किया गया है। इसमें संचित निधि में जमा के अतिरिक्त अन्य लोक धनराशियाँ जमा की जाती हैं। इसमें लोक भविष्य निधि, न्यायिक जमा आदि धन शामिल किए जाते हैं। लोक लेखा से धनराशि निकालने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं है। इस निधि का नियंत्रण कार्यपालिका के पास होता है। ठीक है, 62 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन है, राजस्व विभाग, दूसरा है आर्थिक कार्य विभाग, तीसरा है वित्तीय सेवाएं विभाग और व्यय विभाग। तो आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संघीय वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो ऑप्शन सी, संसदीय स्वीकृति से पूर्व। ठीक है, मतलब जब आकस्मिकता निधि, मतलब जब कोई आपातकाल या फिर जो है किसी भी मतलब डिमोलिशन की, जैसे बाढ़ आ गई, ठीक है, सूखा आ गया, तो ऐसे समय में मतलब आकस्मिकता निधि का प्रयोग होता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(1) आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। यह राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होती है। इसका गठन किसी अत्यावश्यक आकस्मिक प्रगति के व्यय हेतु किया गया है। ऐसे आकस्मिक व्यय का अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116 के अधीन अनुदानों के रूप में संसदीय विधि द्वारा प्राधिकृत किए जाने के लंबित रहने तक इस निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने हेतु यह निधि राष्ट्रपति के लिए व्ययनाधीन होती है। ठीक है, अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति है। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन बी, 110 में। एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल है। भारत सरकार के उधार लेने का नियमन, भारत के समेकित निधि की निगरानी, ऑप्शन सी कह रहा है किसी राज्य के खातों की लेखा परीक्षा, और डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसकी व्याख्या है, अनुच्छेद 110 के अनुसार उस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा जिसमें निम्न में से कोई भी अथवा सभी उपबंध सम्मिलित होगा। किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन, अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या लाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन। ग है, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा
ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें धन निकालना। भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना। भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा से धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संप्रेक्षा। उपखंड का में उपखंड चा में निर्दिष्ट किसी विषय का अनुषंगिक कोई विषय। नोट: प्रश्न के हिंदी अनुवाद में वित्त विधेयक दिया गया है, जबकि अंग्रेजी वर्जन में मनी बिल दिया गया है, जिसका अर्थ धन विधेयक होता है। अंग्रेजी वर्जन के आधार पर हम इस प्रश्न की व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? टैक्स लगाना, समाप्त करना व उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना, भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना। उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन ही सही है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 110 के उपबंधों के तहत टैक्स लगाना, समाप्त करना, उसके विनियमन प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि के धन के विनियोग करना तथा किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, इन सभी को धन विधेयक की परिभाषा में शामिल किया गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ई है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो कौन सम्मिलित नहीं किया गया? धन विधेयक का संबंध कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध, और अगला क्या है? संचित निधि तथा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, जुर्माने या दंड से संबंधित उपबंध। तो क्या पूछ रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा के तहत कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि एवं आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध शामिल है, परंतु जुर्माने और दंड से संबंधित उपबंध इसमें सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 110 के खंड 2 के अनुसार कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य दंडों के अधिरोपण का उपबंध करता है। 69 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से सही क्या नहीं है? तो पहला क्या है? प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है। प्रत्येक धन विधेयक क्या होता है? वित्त विधेयक होता है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते। राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है। गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 व 6। ठीक है। तो 5 व 6 क्या कह रहा है? 5वां क्या है? राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिनों तक रोक रख सकती है। सही है। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते। ठीक है। ये दोनों ही सही है। क्या है? धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110(1) में किया गया है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। क्या कह रहा है? प्रत्येक धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110(1) में किया गया है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। ठीक है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 110 के 3 के तहत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और उसका विनिश्चय अंतिम होता है। अनुच्छेद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, उसका जो है विनिश्चय अंतिम होता है। 110 के खंड 1 के उपखंड चा में निर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्त विधेयक एवं धन विधेयक दोनों को लोकसभा में ही पेश किया जाता है, जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
राष्ट्रपति की क्या है, पूर्व अनुमति आवश्यक है। धन विधेयक पर राज्यसभा को मात्र 14 दिन का समय दिया जाता है, परंतु साधारण वित्त विधेयक जो धन विधेयक नहीं है, राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए रोक सकती है। राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है तथा असहमति की अवस्था में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, परंतु साधारण वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदनों को वापस लौटा सकता है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन प्रस्तावित किया जा सकता है, तो यही सही नहीं है, क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष या निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, सही है। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। ठीक है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ठीक, तो इसमें से सब सही है, केवल पहला सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं पूछा था, तो पहला सही नहीं है। ठीक, यह धन विधेयक इसका निर्णय कौन करता है? यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, इसका व्याख्या हम कई बार देख चुके हैं। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो स्पीकर करता है। ये लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर ही होता है। ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? स्पीकर होता है। ऑप्शन सी सही है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो निर्णय कौन करता है इसका? लोकसभा अध्यक्ष। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, वही क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार रिपीट हुआ है अलग अलग तरह से। ठीक है, भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है, तो किसके द्वारा? लोकसभा में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? धन विधेयक लोकसभा में पुरस्थापित किया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको ध्यान रखिएगा। धन विधेयक पेश किया जा सकता है कहाँ? लोकसभा में। तो धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, यही सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी सही नहीं है, बाकी सब सही है, क्योंकि धन विधेयक की जो शुरुआत होती है लोकसभा में होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। ठीक, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होता, बाकी सब गलत हैं। ठीक है, धन विधेयक कहाँ प्रोत्थापित किया जाता है? तो लोकसभा में प्रोत्थापित किया जाता है, तो ऑप्शन ए सही है। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, तो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन सी सही है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कब तक नहीं की जाती? 14 दिनों तक। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। कब तक रोक सकती है? 14 दिन तक। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने समय तक रोके रख सकती है, तो कब तक? 14 दिन तक। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो कितने दिनों तक? 14 दिनों के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी सही। निम्नलिखित क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? तो क्या यह राष्ट्रपति को जाएगा? ऐसा नहीं है, गलत है। बी, लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, ये भी सही नहीं है। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, ये भी सही नहीं है। या पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। ठीक है, ऑप्शन डी। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि धन विधेयक है कि साधारण विधेयक है, तो अगर धन विधेयक होता है तो केवल लोकसभा में, लेकिन अगर साधारण विधेयक है तो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है,
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो बजट शब्द उल्लिखित नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्या कह रहा है, संविधान बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है, जबकि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता, तो होता है संसद को समेकित निधि पर प्रभावित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, तो यही सही है। ठीक है, बी नहीं सही, मतलब यही गलत है। ठीक है, इसीलिए ये सही है। अगला है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। समेकित निधि संचित निधि पर भारित व्यय अनुच्छेद 113(1) संसद में मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं, केवल उन पर चर्चा की जा सकती है, अतः प्रभारित व्ययों में कोई परिवर्तन करने का अधिकार संसद को नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं? तो संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना, विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, अनुपूरक अनुदान तथा लेखा अनुदान का प्रावधान, संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन, संसद में वित्त विधेयक को प्रस्तुत किया जाना। ठीक है, तो ऑप्शन 1, 2, 3, 5 सही है। इसका ऑप्शन ये केवल 4 गलत है इसमें। ठीक है, संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन, यही गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, अगला है, तो इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। क्या कह रहा है, भारत के लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। भारत की संचित निधि से मुद्रा निकालने के लिए विनियोजन विधेयक पारित करना पड़ता है। अनुपूरक अनुदानों और लेखा अनुदानों तथा संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुत करके भी लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया जाता है। संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन किए जाने का प्रावधान विश्व के कई देशों, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि में है, परंतु भारत में नहीं। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करते हैं, आगे फिर अगले पार्ट में देखेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।